नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है वो है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन कानूनी पेचीदगियों के चलते कई बार एक बड़ा हिस्सा इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है। वो दर दर भटकने को मजबूर रहता है। लोगों को उनके हक और कानून के बारे में जानकारी नहीं होती और वो न्याय के लिए भटकने को विवश रह जाते हैं। और इसी अंतर को दूर करने के लिए हम इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन के जरिए कानूनी सलाहकारों से आपकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है पॉक्सो एक्ट के तहत क्या है कानूनी प्रावधान। इस विषय में अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो आप हमारे कानूनी सलाहकार से पूछ सकते हैं। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल हमसे कर सकते हैं। 2 नंबर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किसी भी एक नंबर को आप डायल कीजिए और हमें बताइए कि अगर आपका कोई और सवाल है, क्योंकि जिस विषय पर आज हम विस्तार से बात करेंगे वो तो यही है कि पॉक्सो एक्ट के तहत क्या है कानूनी प्रावधान। लेकिन आपका कोई और सवाल है, लेकिन ऐसा कोई सवाल जिसको आपको लगता है कि कानूनी पेचीदगियों के चलते आप उसका निदान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, समस्या का हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लीगल हेल्पलाइन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम हर रोज आपके सामने पेश होते हैं, हाजिर होते हैं, आपसे हम बात करते हैं, जन जन की आवाज़ सुनते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे आपकी समस्या का हल करें। तो 8377009645, 8377009636 ये 2 नंबर है। आप किसी भी एक नंबर को कानूनी सहायता के लिए डायल कर सकते हैं, हमसे सीधा बात कर सकते हैं। तो आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो ये कि पॉक्सो एक्ट के तहत क्या है कानूनी प्रावधान। और इसी के साथ हमारे साथ विजय चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट के जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है विजय जी आपका। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि पॉक्सो एक्ट क्या है, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजकिशोर जी हैं, दिल्ली से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजकिशोर जी आपका। बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी, मैंने एक कॉलेज में मेरा काम सर्विस प्रोवाइडर का है। तो मैंने एक कॉलेज में काम किया था। तो काम करने से पहले मैं परचेज लेटर लिया था, ओके ना, और मैंने पक्के बिल से काम किया था। काम करके वहाँ बताया गया कि पेमेंट आपका चेक द्वारा कुरियर हो जाएगा, चेक कुरियर हो जाएगा। लेकिन 6 महीने हो गया और न मुझे चेक मिला, फोन से भी सही से बात नहीं होती है। फिर उसके बाद मैंने लीगल नोटिस भिजवाया, लेकिन कोई जवाब हमें नहीं मिल रहा है। क्या करना पड़ेगा? ठीक है विजय जी, क्या कानूनी सलाह देना चाहेंगे आप इनकी? देखिए, ऐसा है कि अगर इनका काम जायज है, कानूनी ढंग से काम कर रहे हैं, अगर इनको पेमेंट नहीं मिला, चेक नहीं मिला, तो रिकवरी जो पैसे की है उसकी रिकवरी के लिए सिविल सूट फाइल करें और सिविल सूट में जाकर के जो भी मनी इनको वांटेड हो, जो इनको मिलने की मतलब वो है मिलना है, उसके लिए रिकवरी सूट फाइल करें बिफोर द सिविल कोर्ट, किसी काउंसिल से एडवाइस लेके बेहतर। ठीक है, तो बिल्कुल अगर चेक दिया है तो चेक बाउंस हो गया तो उसका तो एनआई एक्ट में जाएगा। अभी तक अगर चेक नहीं दिया, ये चेक नहीं दिया तो लीगल नोटिस 80 CPC की लीगल नोटिस इन्होंने दिया होगा, उसके खिलाफ जो है रिकवरी सूट फाइल करें सिविल कोर्ट में। ठीक है, बिल्कुल मुझे लगता है उनको जो कानूनी सलाह चाहिए थी उनको वो मिल गई है। रमेश हमारे साथ भागलपुर बिहार से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी आपका। बताइए आपको क्या जानना है। मैंने 4 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति को 2 लाख रुपया दिया था। ये एवज में इनका कागजात इस ले रखा था, पैसा वापस नहीं कर, जमीन में वर्णित भूमि मेरे नाम से था। रमेश जी आपकी पूरी आवाज कट रही है, ठीक ढंग से नहीं आ रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि जहां पर नेटवर्क हो आप वहां पर आके हमें कॉल कीजिए, ऐसे में हम आपका सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। फिर से हमें कॉल कीजिए, अपना सवाल बताइए और आप जान सकते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर कानूनी विकल्प होगा। विजय जी, जिस तरीके से आज पॉक्सो एक्ट को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, हमारे जो दर्शक हैं उनको बताने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि पॉक्सो एक्ट है क्या? ये पॉक्सो एक्ट जो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये है 1 से लेकर 18 साल तक बच्चों के साथ जो सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे बचाव के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। इस एक्ट में कई प्राविधान हैं
एक तो होता है पेनिटेंटिव असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट, ये होता है, उसके अंदर जो सजा है 7 साल की होती है, फाइन होती है। एक होता है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, उसके अंदर 10 साल की सजा होती है और फाइन की सजा होती है। और उसकी सारी प्रोसीडिंग जो है मजिस्ट्रेट लड़की या लड़के का जो होता है उसका रिकॉर्ड करते हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। अगर मान लीजिए स्पीडी ट्रायल है तो विद द कंसेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द इलाहाबाद, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज के कंसल्ट से स्पीडी ट्रायल के लिए अलग से कोर्ट बनाई जा सकती है। और अगर आपका पॉक्सो एक्ट में FIR एलिगेशन जो आपने लगाया है ये पाया गया कि झूठा है और सत्यता से परे है तो भी आपको 6 महीने की सजा हो सकती है अगर किसी ने गलत रिपोर्ट लगाई है। तो ये कुल मिलाकर के 1 से लेकर 18 साल तक बच्चों को सेक्सुअल प्रोटेक्शन देने के लिए इस एक्ट को लाया गया है। आप आए दिन देख रहे हैं किस तरह से सेक्सुअल ऑफेंस माइनर बच्चों के साथ लोग कर रहे हैं और न तो किसी को संस्कार है, न किसी को डर है, न लाज है, न भय है। तो ये कानूनी प्रक्रिया अपना करके इस एक्ट का सहारा लेकर के उन बच्चों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। विजय जी ठीक है, हम विस्तार से इस पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच रमेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार से। बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी आपका, बताइए क्या सवाल है। मैंने 4 फुट एक व्यक्ति को 2 लाख रुपया दिया था एवं इसके एवज में जमीन का कागजात इस शर्त पे ले रखा था कि पैसा वापस नहीं करने पर उक्त कागजात में वर्णित जमीन मेरे नाम से स्थानांतरित कर देंगे। अब वह वक्त गुजर गया एवं न तो वह पैसा दिया न ही जमीन। ऐसी स्थिति में मुझे कौन सा वाद लाना चाहिए है? फौजदारी या सिविल वाद में कौन सा ठीक रहेगा? विजय जी हेलो जी विजय जी आपने इनका सवाल सुना होगा, इन्हें क्या सलाह देंगे आप? लेकिन इनका सवाल तो सिर्फ इतना है कि इन्होंने कोई चीज गिरवी रखी थी और गिरवी रखने पे ना तो कागज दिया जा रहा है ना तो वो पैसा दिया जा रहा है, जो भी चीजें हैं। सवाल है क्या इनके उनके बीच में कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्या? जी रमेश जी, अगर कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका ब्रीच हो रहा है तो उसको पालन करने के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका सूट सिविल कोर्ट में लाना चाहिए इनको, अगर लिखित में है तो। अगर लिखित में नहीं ओरल है तो ओरल में फिर भाई इनको साबित करना पड़ेगा इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ, पेपर वापस किए नहीं किए, किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट था वो देखना पड़ेगा। बेहतर ये होगा कि किसी लोकल काउंसिल को पेपर दिखा करके या आपके माध्यम से ये कानूनी सलाह बेहतर ले सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल रमेश जी के आपके लिए क्या बेहतर कानूनी विकल्प होगा ये विजय जी ने आपको बताया। विजय जी, क्योंकि हम पॉक्सो से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इस एक्ट को लेकर बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि जब से ये एक्ट आया है ऐसा तो नहीं है कि जो मामले हैं वो कम हो गए हैं। लगातार हम ऐसे मामले सुनते हैं जब जो नाबालिग बच्चों का शोषण किया जाता है, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है या तमाम ऐसे रेप और ऐसे मामले सामने आए। तो क्या लगता है कि जब से ये एक्ट आया है, इससे इम्प्लीमेंट किया गया है, क्यों उसके बावजूद भी जो इस तरीके के मामले हैं वो कम नहीं हो रहे हैं? अभी भी जो डर है वो नहीं बस रहा ऐसे लोगों में। देखिए ऐसा है कि कम इसलिए नहीं हो रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट की जानकारी ही नहीं है जो ऑफेंडर्स हैं, जो इस कृत्य को कर रहे हैं उनको जानकारी ही नहीं है कि हमको क्या सजा मिलेगी, क्या प्रावधान है। तो कायदे से लेजिस्लेचर के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा पॉक्सो एक्ट के प्रोविजन को जगह जगह जो है एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, जिला कचहरी में या पुलिस कप्तान ऑफिस में इसका एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। इस एक्ट को जानकारी पब्लिक के बीच में लाना चाहिए। पब्लिक को इनको पता नहीं है ऑफेंडर्स को कि सेक्सुअल हरेसमेंट क्या होता है, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, कितनी सजा दी जाती है, इसका ट्रायल कैसे होता है, किस तरीके से होता है, इसकी जानकारी ही नहीं। केवल कानून बना देना ही सफिशिएंट नहीं होगा, बल्कि कानून की जानकारी देने का एक एजेंसी मीडिया होनी चाहिए। और जैसे आप मीडिया के माध्यम से ला रहे हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में, ये बहुत अच्छा एफर्ट है इस चैनल का, और इस चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाए कि पॉक्सो एक्ट क्या होता है, इससे बचना चाहिए। 1 से लेकर 18 साल के बच्चों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है। लेकिन विजय जी, क्योंकि कम होना चाहिए। ठीक है, अगर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, उस आरोपी को जानकारी नहीं है, ऐसे लोगों को जानकारी नहीं है जो इस तरीके की जो वारदातें होती हैं उनको अंजाम देते हैं, लेकिन जब सजा होती है, क्योंकि इसमें सजा का भी प्रावधान है, तो कहीं ना कहीं जब फैसले आते हैं इसमें मौत की सजा का भी सर प्रावधान है ना?
नहीं, सजा तो देखिए ऐसा है, अगर पेंटेटिव वर्ड है और सेक्सुअल असॉल्ट है तो 7 साल की सजा और वो फाइन है, और मान ली एग्रीवेटेड है तो 10 साल की सजा और फाइन है, अगर झूठा है तो 6 महीने की है। तो इस तरीके की चीजें हैं। ये तो मैं समझता था मीडिया का बहुत अच्छा एफर्ट है आपके इस चैनल का, तो लोगों को जानकारी दे रहे हैं, और ये तो सामाजिक अपराध है, संस्कारिक अपराध है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विपरीत है इस तरह का जो भी घटनाएं हो रही हैं। इसको रोका जाना चाहिए। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि क्या ऐसा नहीं है कि अगर 12 साल के किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म किया जाता है तो ऐसे में आरोप सिद्ध होने पर क्या मौत की सजा का प्रावधान है या नहीं? मौत की सजा का प्रावधान का तो प्रयास चल रहा है। अभी विशेष अभी नहीं मेरे ज्ञान में आया है कि शायद संविधान का वहाँ रखा जा रहा था पार्लियामेंट में कि इसमें मौत की सजा देने की प्रावधान किया जा रहा है। अब वो पास हुआ या नहीं हुआ अभी हम विशेष पर नहीं बता पाएंगे क्योंकि इधर मैं व्यस्त ज्यादा रहा हूँ। लेकिन ये अगर इस तरीके का है तो निश्चित ही मौत की सजा का प्रावधान होना चाहिए, इस लॉ में अमेंडमेंट होना चाहिए। मैं इसका हिमायती हूँ। बिल्कुल। और सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि जो ये एक्ट है, क्या ये सिर्फ जो नाबालिग हैं सिर्फ फीमेल्स इसके अंदर आती हैं या मेल्स को भी ये जो एक्ट है इससे लाभ पहुंचेगा, जो जिस तरीके उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है? देखिए फीमेल मेल दोनों के लिए ये तो फीमेल मेल दोनों के लिए है। ये दोनों अगर किसी ने इस प्रकार का एक्ट किया है, एक्ट किया तो सजा दोनों को हो सकती है। मेल और फीमेल का कोई डिफरेंस इस एक्ट में नहीं है। अच्छा। सेक्सुअल अगर असॉल्ट है तो दोनों को कवर करेगा। जी सर, क्योंकि अगर कोई आरोपी है, कोई जो शख्स इस तरीके के जो वारदात को अंजाम दे रहा है, दुष्कर्म जो कर रहा है, अगर वो खुद नाबालिग है और वो नाबालिग के साथ ही इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहा है, तो फिर इसमें किस तरीके की सजा का प्रावधान होगा? नाबालिग है तो होमोसेक्स हो गया। ये अगर दोनों नाबालिग हैं तो होमोसेक्स हो गया। अपराध तो अपराध है, अब ये भी अपराध के तो क्या इसमें भी उसी तरीके की सजा मिलेगी? इसके साथ आप बिल्कुल मिलेगी। अगर आप असॉल्ट कर रहे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं, भले नाबालिग को करने वाला भी नाबालिग है तो ऑफेंस तो हुआ ही हुआ। ऑफेंस से तो नहीं बच सकते ना। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस ये कवर करेगा। जी, जो ये पॉक्सको एक्ट है सर, इसमें धारा 3 है, 4 है, 6, 7, 8, 11, 14, 3-4 धारा इसमें क्या कहती है? जी देखिए ये धाराएं अलग अलग। एक तो 3 तो कहता है पेंटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, उसके बाद एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है, एक सिर्फ सिंपल सेक्सुअल असॉल्ट है। जो सिंपल सेक्सुअल असॉल्ट है उसमें 3 साल की सजा है, एग्रीवेटेड में आपकी 10 साल की सजा फाइन है, और पेंटेटिव में जो है आपका 7 साल की सजा फाइन है। अगर आपने गलत इल्जाम लगाया है तो 6 महीने की सजा आपको हो सकेगी। इसका बाकायदा ट्रायल का प्रोसीजर दिया गया है कि सीसीटीवी कैमरा में होगा, लीगल प्रैक्टिशनर वो हायर कर सकते हैं, गवर्नमेंट दे सकती है स्पीडी ट्रायल के लिए चीफ जस्टिस के कंसर्न से डिस्ट्रिक्ट जज नोटिफिकेशन करके अलग से अदालत बना सकती है पॉक्सो एक्ट का। ये सारे प्रोविजन इसके अंदर दिए गए हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि आपने सेक्सुअल असॉल्ट अगर किया है तो वो किस तरीके से आप उससे बच सकते हैं या कैसे फंस सकते हैं, ये बात है। ये सब्जेक्ट टू एविडेंस है एंड ट्रायल है। हाँ बिल्कुल सर, अगर किसी ने किसी पे झूठा आरोप लगा दिया या किसी को पॉक्सो एक्ट के तहत फंसाया है, झूठा आरोप लगाया, तो फिर इससे कैसे बचा जा सकता है? जी। और उसके खिलाफ फिर क्या कार्रवाई होगी? अब अगर झूठा आरोप लगाया, अगर ये साबित हो गया तो 6 महीने की सजा होगी। जिसने एलिगेट किया है कि इन्होंने हमको सेक्सुअल असॉल्ट किया है, तो वो 6 महीने की सजा है इसके अंदर। तो आगे ऑलरेडी पॉक्सो एक्ट में प्रोविजन दिया गया है। जी, जो प्रोसेस होता है इसमें, क्योंकि अगर किसी के साथ दुष्कर्म हुआ है तो किस तरीके, कहाँ पर पहले कैसे इस केस को फाइल करें और कितना वक्त लग जाता है इस पूरे जो केस है इसके निपटारे में? देखिए ऐसा है कि अगर इस तरह से दुष्कर्म हुआ है तो आप लोकल पुलिस में FIR कर सकते हैं, समझे नहीं, और इसका अलग से भी बना हुआ थाने कुछ बने हुए वहां कर सकते हैं, और उसे FIR होगी, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल होगा, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, जिसने कमिट किया है या जिसने आरोप लगाया दोनों का वो होगा, और सीसीटीवी कैमरे में भी होगा। अगर मान लीजिए कोई वकील नहीं आ रहा तो लीगल प्रैक्टिशनर भी हायर किए जा सकते हैं। ये सब पूरा ट्रायल का पूरा प्रोसीजर ही दिया गया कैसे करना है, और अलग से कोड भी बनी हुई पॉक्सो एक्ट की।
ठीक है ट्रायल के लिए सर, क्योंकि जो पॉक्सो एक्ट है, अगर इसमें कोई आता है सपोज छेड़खानी की है या अलग अलग कुछ मामले इसमें हो सकते हैं, तो क्या सजा का भी अलग अलग तरीके से उसमें सजा मिलती है या फिर सजा एक ही है? नहीं, सजा देखिए ऐसा है ना, ऐसा है एग्रीवेटेड सेक्सुअल जो है ऑफेंस है, उसमें भी अब हम बहुत खुल करके मर्यादा के दृष्टि से इसको डिफाइंड आपके सामने नहीं कर रहे हैं। एग्रीवेटेड में अलग अलग परिभाषा दी गई है, पेंटेटिव में अलग अलग दी गई है, यहाँ तक कि क्या बताएं कैसे इसको डिफाइन करें सामाजिक मर्यादा और राष्ट्र की मर्यादा को देख करके जो इसमें वर्ड यूज किए गए हैं, दैट इज वेरी डेंजरस। आप ना तो उसको पढ़ सकते हैं न बोल सकते हैं, केवल कोर्ट में वकील ही कह सकता है किस तरह से सेक्सुअल असॉल्ट हुआ उसको। इसमें तमाम कैटेगरी दिए गए हैं, पेनिट्रेशन का है, मौत का है, तमाम। अगर अवेट कर रहे हैं आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं तो भी ऑफेंस होगा। बिल्कुल ठीक है सर, हम विस्तार से इस पर फिर से बात करेंगे, लौटूंगी। लेकिन हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शुभम जी। संपर्क हमारा टूट गया है। मैं शुभम जी से कहूंगी कि आप फिर हमें कॉल कर सकते हैं, जो नंबर हम दिखा रहे हैं आपको। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से अपील करूंगी, क्योंकि हमारे कानूनी सलाहकार हमारे साथ हैं इस वक्त। अगर कोई आपकी ऐसी समस्या जिसको आपको लग रहा है कि आपको समाधान नहीं मिल पा रहा है, कानूनी पेचीदगियों के चलते अपनी समस्या को नहीं समझ पा रहे, उसका हल नहीं ढूंढ पा रहे, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर रोज लीगल हेल्पलाइन के जरिए हम आपके सामने हाजिर होते हैं, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, समझने के लिए और उनका बेहतर कानूनी निदान कैसे हो सकता है हमारे कानूनी सलाहकार आपको बताते हैं। तो देर मत कीजिए, हमें कॉल कीजिए। विजय जी, क्योंकि हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि ठीक है जिस तरीके से आप बता रहे थे कि जो अवेयरनेस है वो नहीं है लोगों में, इसीलिए नहीं पता है कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो किस तरीके की सजा होती है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि जो ये कानून है, आपको लगता है कि क्योंकि मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं, हम आए दिन सुनते हैं कि किस तरीके से नाबालिग जो बच्चियां हैं उनके साथ दुष्कर्म किए जाते हैं, इस तरीके के मामले सामने आते हैं, क्या इस कानून में अभी भी संशोधन की कोई जरूरत है? कुछ ऐसे बिंदुओं को जोड़ा जाना चाहिए? देखिए, संशोधन तो मैक्सिमम यही है कि जो इस तरह के कार्य करते हैं उनको फांसी की सजा दी जाए, लेकिन फांसी की सजा देने के साथ साथ जो है इस पर अवेयरनेस बहुत जरूरी है पब्लिक के बीच में, कि किस तरीके के संगीन अपराध है, किस तरह से इसे बचा जा सकता है, अपनी भावनाओं का कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, अपोजिट सेक्स हो तो, होमोसेक्स हो तो, इस तरीके की चीजें संस्कार में लाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ इस प्रकार की शिक्षा भी नहीं दी जाती है, कहीं एजुकेशन का कोई पाठ्यक्रम भी नहीं है, पाठ्यक्रम में लाना चाहिए किस तरीके की चीजें मर्यादा के विपरीत हैं या कानून के विपरीत हैं। तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं हम लोगों के पाठ्यक्रम में भी कमी है और इसको करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जैसे मद्य निषेध का जगह जगह बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं जिला कार्यालय में या पुलिस कप्तान ऑफिस के सामने, तो पॉक्सो एक्ट का भी लगाना चाहिए, जागरूकता करना चाहिए। कुछ एनजीओज को चाहिए कि इस पर कार्य करें, ये मोहल्ले में जाए, एरिया में जाए, बताएं कि साहब पॉक्सो एक्ट क्या है। इस तरीके का अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। विजय जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि जो मामले हैं लगातार सामने आ रहे हैं और इसी के साथ हम ऐसे मामले देखते हैं, लेकिन पॉक्सो एक्ट बनाया क्या है ताकि जो ऐसे मामले हैं, ऐसे जो अपराधी हैं जो इस तरीके के अपराध करते हैं उनको सख्त सजा मिल सके। विजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे तमाम दर्शकों को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। जिस तरीके से बताया विजय जी ने कि अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, लोगों को समझना होगा, पढ़ना होगा, दिखाना होगा, एडवर्टीजमेंट करना होगा। इसी के बाद जो ऐसे अपराधी हैं, जो उनके बुलंद हौसले हैं, ये टूटेंगे और वो समझेंगे कि अगर हम इस तरीके का अपराध करेंगे तो हमें क्या सजा मिलेगी। तो लीगल हेल्पलाइन में आज फिलहाल इतना ही, कल फिर होंगे आपके सामने हाजिर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।